हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। अ, जन मत, समकालीन जनमत के दोस्तों को मेरा एक बार फिर आदाब। अ, आज समकालीन के दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि मैं अदब, शायरी, ख़ास तौर से प्रतिरोध की शायरी, प्रोटेस्ट की शायरी और रेवोल्यूशनरी शायरी के ऊपर और उसका आज क्या दायित्व है, इसके ऊपर बातचीत करूं, अपने ख्याल रखूं। मेरे साथ इस वक्त संध्या त्रिपाठी ने ज्वाइन कर लिया है। बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो साथ जुड़ गए हैं। पंकज हैं, मृत्युंजय हैं, प्रेम शंकर जी हैं, अर्जुन कुमार हैं। आप सबको नमस्कार और आपके नमस्कार का भी जवाब। अ, बंटू जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, वगैरह वगैरह। साथ में होने के लिए आज की शाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी बात इससे शुरू करना चाहता हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का कलाकार क्यों ना हो, वो हो सकता है कि पेंटिंग बनाता हो, फिल्म बनाता हो, गाने लिखता हो, म्यूज़िक करता हो, म्यूरल्स बनाता हो या कहानी लिखता हो, या शायरी करता हो, कविताएं लिखता हो किसी भी ज़बान में। वो अंदर से यानी नेचुरली, अगर वो शायर है, अगर वो कवि है, अगर वो आर्टिस्ट है, कलाकार है, तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रतिरोध का ही एक नमूना होता है। हर हाल में वो प्रतिरोध कर रहा होता है, वो प्रोटेस्ट कर रहा होता है। ये उसका एक खास हेलो जी संजय जी, कुछ गड़बड़ हो रही है टेक्निकली? जी जी, मैं शुरू कर चुका। जी, समकालीन जनमत के लोग परेशान हो रहे थे दोस्त, उन्होंने मुझे देखा नहीं शायद, इस वजह से संजय जी का टेलीफोन था। अब मैं इस टेलीफोन को रख देता हूँ एक तरफ। तो मैं ये कह रहा था कि नेचुरली एक आर्टिस्ट कहीं ना कहीं उसके अंदर जो समाज है, जो चारों तरफ हालात हैं, जो कुछ घट रहा है या घट चुका है, उसे लेकर के उसके अंदर बेचैनी होती है और यही बेचैनी उससे लिखवाती है, उससे पेंटिंग्स बनवाती है। तो हमेशा कहीं ना कहीं सत्ता के साथ खास तौर से उसका एक ऐसा रिश्ता होता है जो कोई बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। हो सकता है बहुत सारे शायरों ने सत्ता के फेवर में भी लिखा है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक खलिश होती है, खुजली होती है, जो कुछ उसके समाज में घट रहा है, उसके चारों तरफ हो रहा है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं वो खड़ा होता है। तो ये उसकी सरिश्त में है, ये लिटरेचर की सरिश्त में है, ये जो पेंटिंग्स हैं उनकी सरिश्त में है नेचुरली। अब अगर हम लिटरेचर को देखें और ख़ास तौर से पोइट्री को देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि सारी पोइट्री, ये जो डिबेट रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ और ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो डिबेट है कि बदलाव के लिए लिटरेचर पोस्टर लिटरेचर है और लिटरेचर के लिए लिटरेचर यानी साहित्य साहित्य के लिए, उसका कोई मकसद नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिबेट ही बेकार की डिबेट है, इसलिए कि साहित्य का और जितना भी फनकार का जो भी कुछ उसकी कलाकृति होती है, वो सारी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होती है। अब इसको मानने के लिए लोग तैयार इसलिए नहीं होंगे कि वो सवाल पूछेंगे कि भाई
आप लव पोएट्री को किस श्रेणी में डालेंगे? तो लव पोएट्री को देख लेते हैं। आप कोई सा शेर उठा करके देखें। उर्दू ज़बान मैं ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए ज़्यादातर मेरे जो एग्ज़ाम्पल्स होंगे वो वहीं से होंगे, लेकिन ये जितना भी लिटरेचर मुझे पता है उसके लिए, सबके लिए ठीक है और सही समझता हूँ मैं उसे। हम ले लेते हैं तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री। ऐसा लगता है बिल्कुल इश्क़ी शायरी का शेर। तुम नहीं आए हो, सुबह नहीं होगी तुम्हारे ना आने की वजह से, और इसलिए बार बार गुजर रहा है, दिन जा रहा है, लेकिन तुम नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा कि सुबह हो रही है। पर ये क्या कह रहा है शायर यहाँ पर? ये कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, और जो कंडीशंस हैं उसमें तुम मेरे पास नहीं रह सकते, इसलिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ उसके खिलाफ। उसके खिलाफ ये जो शायरी जो कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने लिखा है, वो इन कंडीशंस के खिलाफ है। हम बिल्कुल ही मतलब ऐसे शुअरा को ले सकते हैं जिनको माना जाता है कि वो इश्किया शायरी करते रहे। हम सौदा का एक शेर ले लेते हैं। मतलब सौदा उर्दू ज़बान में इश्किया शायरी के शायर माने जाते हैं। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। क्या कह रहे हैं कि तुम औरों की तरफ सिर्फ फूल ही नहीं फल भी फेंक रहे हो, कुछ तो मेरी तरफ भी हो। अब अगर ये प्रोटेस्ट नहीं है कि कहीं न कहीं उनका महबूब जो है वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा मेहरबान है और वो उससे परेशान है। ये पूरी गज़ल जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट की गज़ल है। तो अगर हम बाँटने की कोशिश करें, किसी श्रेणी में रखने की कोशिश करें, वैसे शायरी सिर्फ़ शायरी होती है, और ये मेरे जैसे आदमी का बिल्कुल भी काम नहीं है कि वो कैटेगरीज़ में बाँटे। ये किसी क्रिटिक को ही करना चाहिए और उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। पर अगर मुझसे बाँटने को कहें आप, तो मैं 3 तरह की श्रेणियों में बाँटूँगा शायरी को। एक तरफ वो जो प्रोटेस्ट है, दूसरी तरफ वो जो रेज़िस्टेंस की शायरी है, जिसमें जो कुछ घट रहा है उसके खिलाफ खड़ी हो रही है शायरी, कि ये सही नहीं है, जो कुछ है वो सही नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। और इसके बाद जो इससे ऊंची शायरी होती है, एक और दर्जा ऊपर जाती है, उसको मैं रेवोल्यूशनरी शायरी या इनकलाबी शायरी मानता हूँ। इनकलाबी शायरी इसलिए अलग हो मानता हूँ कि वो बदलाव की तरफ जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है, उसको राग़िब करती है, उसको लेके जाती है। जो है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, यहाँ तक रेज़िस्टेंस की शायरी मैं मानता हूँ। और जब ये शायरी कह रही है कि बदलाव कैसा होना चाहिए, बदलाव कौन लाएगा, बदलाव किस तरह से आएगा, तब फिर वो शायरी रेवोल्यूशनरी शायरी हो जाती है, इनकलाबी शायरी हो जाती है। हाँ, मतलब इससे पहले ये तो मैं कह ही दूँ कि मैं बुरी और अच्छी शायरी की बात नहीं कर रहा। ये 2 श्रेणियाँ भी होती हैं कि बुरी शायरी और अच्छी शायरी, बुरी पेंटिंग और अच्छी पेंटिंग, बुरी कहानी और अच्छी कहानी, ये अलग-अलग 2 श्रेणियाँ हैं, पर इनको अलग रख दें, तो फिर हमारी असल में ये 3 श्रेणियाँ, 3 कैटेगरीज़ बनती हैं मेरे हिसाब से। अब अगर हम देखना शुरू करें, तो हिस्ट्री में अ, जब-जब समाज के अंदर कोई बड़ा उबाल आता है, कोई बड़ा बदलाव की तरफ जाने की तरफ बढ़ती, जब इंसानियत करवट लेती है, वो अच्छी करवट हो या बुरी करवट हो, जैसे पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो यूरोप में लड़ी गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो यूरोप में लड़ी, यह हमारे यहाँ 1857 और 1857 के बाद का जो दमन है, इनमें बाद का दमन बहुत खतरनाक बुरा बदलाव है समाज में, और उससे पहले लोगों का उठना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ, उस सत्ता के खिलाफ जिसके यहाँ सूरज नहीं डूबता, वो एक
खूबसूरत एक्शन है लोगों का, जिसमें कि बहुत सारे करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे वक्तों में वो चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रूस का इनकलाब हो, या चिली के अंदर जो बदलाव हुआ, या उससे पहले हिटलर शाही हो, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, जो बदलाव जापान के अंदर हो रहे थे, इन सब को लेकर के अगर देखें हम, तो ऐसे वक्तों में शायर हो, आर्टिस्ट हो, फिल्म मेकर हो, कोई भी उसकी कला क्यों ना हो, वो अकेला अलग-थलग खड़ा नहीं रह सकता। ये उसके नेचर में नहीं है, ये उसकी सरिश्त में नहीं है। अगर वो आर्टिस्ट है, तो वो पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेशन का उसके पास जो हथियार है, उसके पास जो टूल है, वो टूल उसकी कला है, और वो उस कला के साथ मैदान में उतरता है। हम कह सकते हैं कि मैदान में उतरना जो है वो गलत शब्द है, क्योंकि वो तो अपने कलम से लिखता है, पर ऐसा होता नहीं है। वो वहाँ होता है जहाँ पर एक्शन है, जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए बड़ी तादाद में ख़ास तौर से नौजवान उस वक़्त का, जिस वक़्त ये घटना हो रही है, और हर बड़ा आर्टिस्ट वहाँ मौजूद होता है, खुद प्रेज़ेंस अपने साथ, अपनी प्रेज़ेंस के साथ, और जनता के बीच में जाकर के उनको या तो प्रोत्साहित करता है, और या फिर उनके साथ कम से कम खड़ा होने के लिए वहाँ मौजूद होता है। ये हिस्ट्री के हर दौर में हमें नज़र आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बहुत खूबसूरत लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया, बहुत खूबसूरत नज़में लिखी गईं लगातार। यही हमको दिखाई देता है रूस के इन्क़िलाब के वक़्त के बेहतरीन लिटरेचर के साथ-साथ बेहतरीन शायरी हुई है रूस में और रूस के बाहर भी। ख़ास तौर से सोवियत इन्क़िलाब को लेकर के रूस के बाहर भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन पे अगर हम नज़र डालें, तो हमको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जितने बड़े शायर, वो सारे उस वक़्त के बदलाव, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो बदलाव हो रहा है और उसके बदलाव, उसके वक़्त के ऊपर और उसके बाद तक हमको दिखाई देते हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं लिखा है। शैली को ले लें, वर्ड्सवर्थ को ले लें, जॉन कीट्स को ले लें, इनमें से कोई भी बड़ा शायर उस वक़्त का नहीं। ये बड़े नाम हैं अंग्रेज़ी लिटरेचर के अंदर, और ये लगातार लिख रहे हैं। शैली का बहुत खूबसूरत वो है सॉन्ग ऑफ द मेन, सॉन्ग टू द मेन ऑफ इंग्लैंड, प्रोटेस्ट है उसके अंदर। वो शायर जो है वो खड़ा हो रहा है गरीब आदमी के साथ, इसके बावजूद कि अभी पूरी तरह से डेमोक्रेसी का जो नोशन है, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, फैला नहीं है। हम वर्ड्सवर्थ को देखते हैं, कीट्स को देखते हैं, तो इनके यहाँ भी जॉर्ज बायरन को देखते हैं, तो इनके यहाँ भी हमको प्रोटेस्ट दिखाई देता है। हमको दिखाई देता है कि ये नोशन जो है कि इंसान बराबर हैं, और गरीब आदमी की जो हालत होती है गुर्बत की वजह से, वो भयानक है। रूस के इनकलाब से बहुत पहले अगर हम जाएँ, तो हमको दिखाई देता है कि पुष्किन के यहाँ बहुत प्रोटेस्ट मौजूद है, और वो निकोलस के खिलाफ, जो उसकी सबसे लंबी, सबसे खूबसूरत पोएम मानी जाती है पुष्किन की, ब्रोंज़ हॉर्समैन, वो एंटी निकोलस जो उस वक़्त का शहंशाह है, अ, उ उसके खिलाफ, उसकी रिजीम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट माना जाता है उस पोएम को, और ख़ास तौर से कुछ स्टैंज़ा उसके बहुत खूबसूरत हैं, जो ये दर्शाते हैं कि किस तरह से गरीब आदमी जो है, उसके साथ क्या हो रहा है। पर अगर पुष्किन की बात करें, तो एक और बात सामने आ जाती है। सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, पुष्किन अभी भी बहुत बड़ा शायर है वहाँ का, और जब वहाँ के अवाम उठते हैं, मार्च
2017 में और प्रोटेस्ट करते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, तो हजारों की तादाद में पुष्किन के चारों तरफ, पुष्किन की स्टैचू के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। तो पुष्किन सिंबल बन जाता है प्रोटेस्ट का। बहुत पुराना शायर है, रूस के इनकलाब से बहुत पहले का शायर है, और वो सिंबल बन जाता है। ये है पावर प्रोटेस्ट की, शायरी की, एक शायर की किसी भी बड़े प्रोटेस्ट के लिए दिलों में चिराग जलाने की, जो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन हमको दिखाई देती है। हम पाब्लो नेरूदा को जब देखते हैं तो पाब्लो नेरूदा हमको एक बहुत मुस्तहकम, बड़ा, मतलब चट्टान की तरह का शायर दिखाई देता है, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है अपने उस समाज के खिलाफ जो अमेरिका में लगातार दमन होता रहा है लोगों के ऊपर, उसके खिलाफ। और इसीलिए वो एक बहुत बड़ा सिंबल बन जाता है प्रोटेस्ट का, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके अंदर, और फिर पूरी दुनिया में उसकी शोहरत फैल जाती है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अ, बिना प्रोटेस्ट के, बिना रेजिस्टेंस की शायरी के, और बिना रेवोल्यूशनरी शायरी के शायर या आर्टिस्ट बड़ा नहीं हो सकता। हमको पूरे इस सिनेरियो में, वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो में, एक नाम दिखाई देता है जिसे आज भी बड़ा मानते हैं आर्टिस्ट, और वो डाली का नाम है, जो खड़ा हुआ था फैशिस्ट के साथ। उसके अलावा जितने भी लोग खड़े हुए थे जो फैशिस्ट के साथ जा रहे थे, वो सब के सब भुला दिए गए हैं ऑलमोस्ट हिस्ट्री से, लिटरेचर की किताबों से उनके नाम ऑलमोस्ट गायब से हैं। ये हमको लगातार दिखाई देता है। किसी भी दौर में बड़े शायर जो हैं वो अवाम के साथ खड़े हैं, और वो जो पावर्स हैं, जो सत्ता में है, उसके खिलाफ खड़े हैं। बाई एंड लार्ज हमको यही दिखाई देता है दुनिया भर में। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दुनिया के और हिस्सों में हुआ। हमारे यहाँ कबीर से बड़ी मिसाल और क्या होगी। कबीर जब कह रहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोकाटी हाथ, जो घर फूके आप चले हमारे साथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कमाल का प्रोटेस्ट है, कमाल का रेजिस्टेंस है जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, तो ये पाटन के बीच में साबित बचानक हुई। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं इस दोहे के, मैं एक वर्जन आपके सामने रख रहा हूँ, तो गुस्सा मत हो कि मैंने कोई गलत पढ़ दिया। कबीर जनता का शायर है, इसलिए उसके दोहों के बहुत सारे वर्जन्स भी हैं। कई कई जगह बहुत लोगों ने कोशिश की है ऑथेंटिक वर्जन्स ढूंढने की, और ये भी तलाश करने की कौन सा दोहा कबीर के नाम से है सिर्फ मशहूर, और कौन सा दोहा कबीर का अपना है, वगैरह वगैरह। ये काम है एक तरफ, जो अच्छा काम है बहुत। पर ये जो कबीर के यहाँ हमको प्रोटेस्ट दिखाई देता है, ये अकेला कबीर नहीं। कबीर बहुत बड़ा शायर है, बहुत खूबसूरत शायर है, लेकिन उस दौर में लगातार शायर पैदा हो रहे हैं जो प्रोटेस्ट के रेजिस्टेंस के शायर हैं। और इसलिए वो आज भी, क्योंकि वो उस वक्त जनता के साथ खड़े रहे, क्योंकि वो उस वक्त जनता की जो आकांक्षाएं थी, जनता का जो गुस्सा था, उसे एक्सप्रेस कर रहे थे, और वो इश्क के साथ खड़े थे। हमन है इश्क मस्ताना। कमाल है, कोई ये कहे कि मैं मुजस्सम इश्क हूं, दुनिया से यारी क्या, इस दुनिया से मेरी यारी नहीं हो सकती। जो दमनकारी दुनिया है वो यारी के काबिल ही नहीं। ये पूरी की पूरी जो गजल है कबीर की,
कमाल का प्रोटेस्ट है, कमाल का प्रतिरोध है, इसके अंदर कमाल का रेजिस्टेंस है, जो कुछ हो रहा है उसके चारों तरफ उसको लेकर के। कभी तो पूरा का पूरा ही रेजिस्टेंस का शायर है, जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ खड़ा होता है, जितनी हिम्मत के साथ आज लिखने की लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है। हमारे देश में बहुत बदलाव आया है, कुछ 2-1 दशकों में हिम्मत कम पड़ने लगी है लोगों की। कबीर उस वक्त वो बातें कह रहा है जो आज कहना मुश्किल है, और हमको दिखाई देता है तुकाराम उससे भी ज्यादा मुस्तहकम रॉक की तरह से खड़ा होने वाला एक शायर पैदा होता है, जो खास तौर से जातिवाद के खिलाफ खड़ा है। हमको मीरा दिखाई देती है इसी पीरियड में, ये जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ खड़ी होने के लिए तैयार है। ये जो पावर है, ये पावर हमको हर बार किसी न किसी शायर में दिखाई देती है, जब बदलाव की तरफ दमन बढ़ चुका है और बदलाव की तरफ जा रहा है समाज। अगर हम मीर के यहाँ देख लें, मीर को आप ना रेवोल्यूशनरी शायर कहेंगे, ना रेजिस्टेंस का शायर कह रहा है उसको, कोई नहीं कह रहा प्रोटेस्ट का शायर है। पर मीर क्या कह रहा है? कल पांव एक कासे सर पर जो आ गया, लेकिन वो अस्तखान शिकस्ता से चूर था। यक्सर वो अस्तखान शिकस्ता से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कदू कसू का सरे पुरगुरूर था। उस वक्त का समाज टूट रहा है, उथल पुथल हो रही है। जो लोग इज्जतदार माने जाते थे, उनके सर पैरों में रौंदे जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मीर। मीर जब जाते हैं लखनऊ, तो हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के, ये बहुत मशहूर है उनकी, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकारते, वगैरह वगैरह। मीर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस है उनके अंदर इस बात को लेकर के कि जो कुछ हो रहा है मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, वो सही नहीं हो रहा है। ये गालिब के यहाँ जब हम आते हैं तो हमें साफ दिखाई दे रहा होता है गालिब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के बेहद खिलाफ है, रूढ़िवाद के बेहद खिलाफ हैं। वो जितना भी कुछ यकीन जिसे कहा जाता है, उसको चैलेंज कर रहे हैं, लगातार चैलेंज कर रहे हैं। गालिब का लेते हैं, वैसे तो गालिब को कहीं से भी आप उठा लीजिए, वो रेजिस्टेंस की शायरी ही दिखाई देती है। न होता न था जब मैं तो खुदा था, न होता मैं तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में जिस तरह से भगवान के, खुदा के, गॉड के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टलाइज किया जाता है, गालिब उसके खिलाफ खड़े हुए चैलेंज कर रहे हैं। गालिब प्रोटेस्ट उस वक्त की सत्ता के खिलाफ करते हुए दिखाई देते हैं। एक और ले लेते हैं उनका, यही वो बहुत मशहूर है, बहुत गाई गई है उनकी ये गज़ल, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। इसका एक और शेर है, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। दोनों रेजिस्टेंस और प्रोटेस्ट के शेर हैं। और आखिरी शेर जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है, जिसके साथ बहुत सारी कहानियां जोड़ी गई हैं, वो अपने अंदर भयानक प्रोटेस्ट का शेर है। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। गालिब पूरे समाज को उस वक्त के इस शेर में चैलेंज कर रहे हैं कि जब तक तुम मुसाहिब नहीं बनोगे बादशाह के, तब तक तुम्हारी कोई आबरू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है,
तुम्हारी, बना है शाह का मुसाफिर, शाह बादशाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुसाहिब कहते हैं चमचे को या पिछलग्गू को। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट हर दौर में रहा है। हमारे यहाँ जो सबसे ज़रख़ेज़ शायरी दिखाई देती है रेज़िस्टेंस की और उसके बाद रिवॉल्यूशन की, वो जुड़ी हुई है हमारे फ्रीडम मूवमेंट के साथ। फ्रीडम मूवमेंट में बड़े शायर पैदा किए हैं हर ज़बान में हिंदुस्तान की। बंगाली ले लीजिए, तमिल लिटरेचर ले लीजिए आप, मलयालम ले लीजिए आप, कोई सा भी लिटरेचर, गुजराती ले लीजिए, कोई सा भी लिटरेचर ले लीजिए। मुझे पूरी जानकारी नहीं है इन लिटरेचर की, लेकिन मैं नहीं जानता ये ज़बानें। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इन सारी ज़बानों में इस पीरियड में 1857 के बाद एक बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन पैदा की, जिसमें कि प्रोटेस्ट में शायर उसी तरह से उतरा, कवि उसी तरह से उतरा, पोएट्स उसी तरह से उतरे, जैसे कि नारा लगाने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले हमारे लीडर्स से लेकर के जनता तक उतरे। शुअरा प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस और इनकलाबी शायरी लेकर के जनता के पूरी तरह से साथ, वही जिंदा है। ऐसा नहीं है कि सत्ता के साथ रहने वाले शायरी नहीं करते या शायरी करने वाले सत्ता के साथ नहीं होते। एक गुट हमेशा, चाहे वो जर्मनी लें, चाहे वो हम रूस के इनकलाब के वक्त लें या फ्रेंच रेवोल्यूशन में लें, या रिएक्शनरी शायर होते हैं। लेकिन शायर पूरी तरह से रिएक्शनरी नहीं हो सकता, चाहे वो सत्ता के साथ खड़ा होने वाला, बहुत आपको गुस्सा भी आता हो उस शायर के ऊपर और उसे कैटेगराइज कर दिया होगा, ये तो बहुत रिएक्शनरी शायर है, हमेशा वो नहीं हो सकता। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं कोई भी चैलेंज लेने को तैयार हूँ इसके ऊपर। मैं जानता हूँ इस बात को कि मैं बहुत ख़तरनाक पानी में पैर डाल रहा हूँ, पर उसके बावजूद मैं ये जानता हूँ कि जो शायर बहुत रिएक्शनरी भी माने जाते हैं, वो भी कहीं न कहीं रेज़िस्टेंस की शायरी कर चुके होते हैं। सत्ता के खिलाफ खड़े होने के बावजूद वो कहीं न कहीं प्रोटेस्ट की शायरी कर चुके होते हैं, क्योंकि उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकता है शायर। तरह की शायरी यहाँ भी हमको दिखाई देती है। एक वो जो सत्ता के साथ खड़ी है और एक वो जो सत्ता के खिलाफ खड़ी है। एक वो है शायर जो उतर कर के जा रहा है अवाम के साथ, अवाम के हितों के लिए। और उसमें हमको अपने दौर में नॉर्दर्न इंडिया में बड़े शायर दिखाई देते हैं। मैं उर्दू से ही ले पाऊँगा। हिंदी लिटरेचर का भी ज्ञान मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं उसमें घुसने की कोशिश नहीं करता हूँ ज़्यादातर, थोड़ा दूर रहता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको हिंदी लिटरेचर का कहीं ज़्यादा ज्ञान है, वो वहाँ से एग्ज़ाम्पल्स शायद इस इन बातों की उठा सकें, देख सकें। हमारे पास अ, बदलाव के वक़्त के ऊपर इक़बाल, अ, अल्लामा इक़बाल जाने जाते हैं। वो पहले शायर हैं जो बदलाव की बात कर रहे हैं और ख़ुद उर्दू लिटरेचर के अंदर, उर्दू की शायरी में उनके ज़माने में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वो नज़्म की तरफ जा रहे हैं और लंबी नज़में लिख रहे हैं। लेकिन वो बॉर्डर के ऊपर मुझे दिखाई देते हैं। इक़बाल मुझे बॉर्डर के ऊपर दिखाई देते हैं, क्योंकि कभी वो रिएक्शनरी शायरी कर रहे हैं और कभी वो बहुत प्रोग्रेसिव शायरी कर रहे हैं। वो हलाकू के बारे में भी लिख रहे हैं और लेनिन के बारे में भी लिख रहे हैं। वो तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में भी लिख रहे हैं, और जिस खेत से दहकान को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। अ, जिस खेत से किसी किसान को रोटी नहीं मिल रही है, उस खेत को जला देना ही बेहतर है, ये भी कह रहे हैं। तो ये है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन इसके बाद आते-आते बड़े-बड़े शायर हैं, जिनमें से कुछ के नाम आप जानते हैं, कुछ के नाम उतने ज़्यादा मशहूर नहीं हैं। पर अब हिंदुस्तान के अंदर रिवॉल्यूशनरी शायरी दाखिल होने लगी है और हमको जोश मलियाबादी दिखाई देते हैं, हमको
रघुपति साहे फिर आपको रफ़ी भी दिखाई देते हैं, फैज़ अहमद फैज़ दिखाई देते हैं, साहिर लुधियानवी दिखाई देते हैं। बहुत सारे नाम हैं, अगर मैं नाम लेता रहूँ तो वक़्त उसी में ही गुज़र जाएगा। ये एक गैलेक्सी है, एक पूरी की पूरी आकाशगंगा है, जो हमको कवियों की दिखाई देती है, हिंदी में भी और उर्दू ज़बान में भी। यहाँ पर हमको 2 बेहद चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, जो रेवोल्यूशनरी शायरी की आगे की कतार में खड़े हुए हैं। एक फैज़ अहमद फैज़ हैं और दूसरे साहिर लुधियानवी हैं। पाकिस्तान के अंदर हबीब जालिब भी मौजूद हैं। ये औरों से रेवोल्यूशनरी शायरी में थोड़ा-सा आगे की कतारों में खड़े हुए दिखाई देने वाले शायर हैं। और जब हमारे देश रीसेंट टाइम्स में हमको पिछले 1 साल में प्रोटेस्ट की नई लहर दिखाई देती है, तो फिर ये शायर ज़िंदा हो जाते हैं। हमारे वो शायर जो आज़ादी के नग़्मे गाते रहे, दिलों को गरमाते रहे उस वक़्त, लोगों के साथ खड़े रहे, कभी-कभी जेल भी गए, उनकी किताबें बैन भी हुई, सब कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन वो खड़े रहे। तो वो शायर दोबारा से ज़िंदा हो गए। हमारे इस प्रोटेस्ट में अभी के कबीर दोबारा से ज़िंदा हो गए। उसको कोट किया जाता है लगातार। एक बात जो यहाँ रुक के कहनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है कहना, वो ये है कि हमारे प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स जो हैं, वो अक्सर जो शायरी है, जो कविता है, जो जो कहानी है, जो लिटरेचर है, एक गाना है, अक्सर इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस को पूरी तरह से नहीं समझते। और हमें लगता है कि ये शायरी तो है, ये गाने वाला ही तो है, इस अच्छा स्टेज के ऊपर चढ़ा दो, इसके बाद जो है वो नेता को स्पीच देनी है हमारे, और वो इम्पोर्टेंट है। तो इकट्ठा करने के लिए या शुरू करने के लिए भी अक्सर हमारा प्रोग्रेसिव मूवमेंट यूज़ करता है, हमारे शायरों में। ये दर्शाता है कि हम शायर की, लेखक की, कहानीकार की, फनकार की पूरी तरह से इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। पर दुनिया में जब भी दमन आया है, मैंने जिन जगहों के नाम लिए, इससे पहले दुनिया के किसी भी कोने में आप देख लीजिए, जहां फैशिज्म ने, जहां दमनकारी शक्तियों ने सर उठाया है, सत्ता हासिल की है, वहां सबसे पहला हमला लेखकों के ऊपर, फनकारों के ऊपर आया। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हमला बाद में आता है। पहला हमला उन लोगों के ऊपर आता है जिनको हम कह सकते हैं कि वो समाज का दिमाग होते हैं, जो समाज के कॉन्शियंस होते हैं। इससे एक बात बहुत साफ जाहिर हो जाती है, और ये प्रूफ है इस बात का कि शायरी, लिटरेचर और कला जो है, उसकी मार कहीं ज़्यादा गहरी होती है फैशिज्म के ऊपर। शायरी से, कला से फैशिज्म को नहीं रोका जा सकता। मैं इस बात का मानने वाला हूँ, और फैज़ अपनी एक नज़्म में इस बात को बड़ी खूबसूरती से कहते हैं। बहरहाल जो फ़िज़ा तैयार हो रही है, उसके खिलाफ जो खाद मिलती, जो जो ज़मीन तैयार हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, प्रोग्रेसिव फॉर्मेशंस के लिए भी, किसी के लिए भी, जो प्रतिरोध करना चाहता है, जो रेज़िस्ट करना चाहता है, जो इनकलाबी है उसके लिए, वो बिना लिटरेचर के, बिना पोएट्री के, बिना पेंटिंग के, बिना गानों के, बिना म्यूज़िक के तैयार नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि इसी वजह से सारे के सारे फैशिस्ट दुनिया में, सारे के सारे फासीवादी
सारे के सारे रिएक्शनरी फोर्सेस हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरह से ये बात जानते हैं और इसलिए पहला हमला वो कला के ऊपर करते हैं। इसलिए शायर जो है, कवि जो है, कहानीकार जो है, फ़िल्म मेकर जो है, उसको पहले जेल में डाला जाता है। उसके ऊपर पहले हमला शुरू होता है, उसको पहले आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है। ये बात यही दर्शाती है कि उन्हें पहला दुश्मन मानते हैं सारे फांसीवादी। कलाकार उनके पहले दुश्मन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ टकराव बाद में शुरू होता है। हमें आज दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है पिछले 6-7 सालों में, जितना बड़ा हमला कलाकारों के ऊपर हुआ। ये बात अगर हम पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो भी ये बात साफ हो जाती है बिल्कुल कि फैज़ हों या हबीब जालिब हों या वहाँ के अनेक बुद्धिजीवी, सबसे पहले उनके ऊपर हमले किए गए हैं और लगातार किए गए हैं, हर बार किए गए हैं जब वहाँ सत्ता के ऊपर फांसीवादी काबिज़ हुए हैं। जब मिलिट्री गवर्नमेंट आई है, सबसे पहला हमला उन लोगों के ऊपर हुआ है जिनको हम समाज का कॉन्शियंस मानते हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो समाज का आईना होते हैं। ये एक ऐसा आईना होता है जिस आईने जो समाज को वैसा ही नहीं दर्शाता जैसा वो है, कभी भी नहीं दर्शाता वैसा। हमेशा एक बदल कर चेहरा उसका देता है, उसके भयानक चेहरे को दिखाता है और उसके साथ कहता है कि बेहतर समाज की तरफ अगर बढ़ना है तो इस भयानक चेहरे को हमें बदलना पड़ेगा। अभी जो हाल में सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट हुए और हमारे देश में एक उबाल सा आया, उसमें हमें ये बात साफ दिखाई दे रही है कि असम सीए पास हुआ ही था पार्लियामेंट के अंदर कि अगले दिन से असम चलने लगा। असम में सबसे बड़ा उबाल आया इस वजह से कि उन्हें लग रहा था कि सीए लागू होने के बाद जो असम की अपनी आइडेंटिटी है, जो वहाँ की मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी में बदल जाएगी और उनका कल्चर तबाह हो जाएगा। ये एक कॉन्शियसनेस असम के अंदर बहुत ज़माने से रही है और बहुत इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हुए हैं और हिंसा भी हुई है। ऐसे मौके के ऊपर हमें दिखाई देता है कि जो पुराने उनके आर्टिस्ट हैं वो एकदम से जिंदा हो गए। भूपेन हजारिका, उनका मशहूर उनके मशहूर कई मशहूर गाने जो हैं वो लोगों के दिलों को गरमाने के लिए दोबारा इस्तेमाल होने लगे। वहाँ पर मौजूद हैं अली अहमद, जो वहाँ के बड़े शायर हैं, बिपिन चौदांग वहाँ के बड़े शायरों में शुमार होता है, और मानस रोबन। ये जो लोग हैं ये एकदम से वहाँ हीरो हो जाते हैं। कुछ पुराने जिंदा होते हैं और कुछ नए हीरोज बनते हैं और प्रोटेस्ट के साथ रोज खड़े हैं। एक प्रोटेस्ट से उठते हैं, दूसरे में जाते हैं, दूसरे से उठते हैं, तीसरे में जाते हैं। पुरानी रचनाएं जिंदा हो रही हैं पुराने शायरों की और नई रचनाएं रची जा रही हैं। इस वक्त जो अगर हम लिटरेचर को देखें तो क्वालिटी ऑफ लिटरेचर जो है उसकी बात से पहले देखना होगा कि क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी ऐसा लगता है जैसे कि एक दिवाली शुरू, एक बाढ़ है लिटरेचर की और खास तौर से पोएट्री की, जो हमें इस पीरियड में असम में दिखाई देती है। और उसके अंदर बुरी क्वालिटी भी है जो बिल्कुल पोस्टर फॉर्म में है, जो उस वक्त की जरूरत को पूरा कर रही है, जो इससे ज्यादा एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। लेकिन
इसी के अंदर बहुत खूबसूरत लिटरेचर भी पैदा हो रहा है, नया लिटरेचर पैदा हो रहा है। लोग पुराने लिटरेचर को तो ज़िंदा कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत नया लिटरेचर भी पैदा हो रहा है। अगर हम नॉर्थ इंडिया में जब ये मूवमेंट शुरू होता है, उस पर नज़र डालें, तो उससे पहले का परिप्रेक्ष्य देखते हैं। हमें ऐसा दिखाई देता है कि इमरजेंसी के बाद के पीरियड में हमारा जो अ, 2-1 एक्सेप्शंस को छोड़ करके, जिसमें मैं राजेश जोशी को बड़ा शायर मानता हूँ, अ, प्रतिरोध का, रेवोल्यूशनरी शायरी का और रेजिस्टेंस की शायरी का, नए कुछ बच्चे निकले हैं जो अच्छे शायर थे इस पीरियड में, लेकिन बाकी सारा लिटरेचर सोता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो वो नेशनलिज्म की कहीं बात कर रहा है, या वो रिलीजियस शायरी कर रहा है, या वो इस तरह की शायरी कर रहा है जो बेसर इंस्टिंक्ट को हमारी टच करती हैं, वाह-वाह के लिए, उम, ख़ास तौर से कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में जा रहा है। और ज़्यादातर जो हमारा ये सेक्शन है कलाकारों का, उसको ऐसा लग रहा है कि कला अब पैसा अर्न करने के लिए करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट शुरू होता है, जैसे ही एंटी सीए मूवमेंट शुरू होता है, ये सरकार आती है, जो आज की सरकार है, उसका दमन शुरू होता है, और हमें ये दिखाई देता है कि पिछले 2-3 साल में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शिफ्ट आनी शुरू हो गई। रेजिस्टेंस की शायरी बढ़ने लगी। कुछ शायरों के कुछ शेर बहुत मशहूर हो गए। पुराने थे, उन्होंने झाड़-पोंछ के निकाले और सुनाने शुरू कर दिए। पुरानी कविताएँ थीं, वो झाड़-पोंछ के निकाली और सुनानी शुरू कर दी। धीरे-धीरे ये माहौल बन रहा था। लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट शुरू होता है, इस मूवमेंट के अंदर ना सिर्फ शायर, बल्कि म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाले, गाने वाले एकदम से कहाँ से पौध, एकदम से ऐसा लगता है कि हमने ये फसलें तो पहले उगती हुई देखी ही नहीं थी। ये तो पकी हुई फसलें हैं। और ये एहसास कम से कम मुझे बड़ी शिद्दत से हुआ कि मुझे ये लग रहा था कि हमारी नई नस्लें सो रही हैं। उनमें वो शायर पैदा नहीं हो रहे हैं, जिन्हें मैं कह सकूँ कि फैज़ का चेहरा दिखाई दे रहा हो, या हबीब जालिब दिखाई दे रहे हों, या साहिर लुधियानवी दिखाई दे रहे हों, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। और नाउम्मीदी का एक दौर था बहुत बड़ा। पर ये प्रोटेस्ट जो है, उसने झिझोड़ कर रख दिया। ऐसी सारी मान्यताएँ कि हमारी नई नस्ल सो रही है, वो सब टूट के ढह गई। और इस बीच में प्रोटेस्ट के साथ खड़े होने वाले नौजवान शायर जिस तरह से निकले, जो गाने वाले साथ में, जिन्होंने अपने नए-नए गाने बनाए, और आजकल तो रैप का चलन है, रैप करने वाले जिस तरह से आए, या वो जो व्यंग करते थे, स्टैंड अप कॉमेडियंस जिस तरह से आए, वो कमाल था। मतलब मैं अ, और बहुत सारे आप लोग भी, बहुत सारे ऐसे होंगे जो एकदम से चौंक गए होंगे कि ये कहाँ छुपे थे अब तक, जो इस तरह से उतर के आए हैं और सत्ता के खिलाफ खड़े होकर के लोहा मनवाने के लिए अपनी कला का उसको कसौटी के ऊपर कस रहे हैं। मुझे दिखाई देता है कि इस बीच में जो नाम हैं बड़े-बड़े, जो बड़े तेज़ी के साथ मशहूर हुए, सिर्फ़ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं, उनमें बड़े-बड़े नाम हैं। ये मेरे हिसाब से ये बच्चे हैं, लेकिन मैच्योर्ड शायरी की है इन्होंने, बहुत, और खूबसूरत शायरी की है, जिसमें वरुण ग्रोवर हैं, पुनीत शर्मा हैं, आमिर आमिर अज़ीज़ हैं। अ, इनकी इनकी
नज़्में जिस तरह से लोगों के दिल को वहाँ गरमा रही थी, जिस तरह से जोश दिला रही थी, जिस तरह से उनसे कह रही थी अ, एक अ, मतलब कोई बिना गैप के और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के लॉस के उनसे कह रही थी कि तुम सही जगह खड़े हो। अगर तुम डिफेंड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो तुम सही जगह खड़े हो। तुम्हारा ये प्रतिरोध, तुम्हारा ये मूवमेंट जो है वो एक खूबसूरत मूवमेंट है, एक सही मूवमेंट है, ये बता रही थीं। और लोग जिस तरह से अपने आकांक्षाएँ नज़्मों में, इन कविताओं में और इन गानों में देख रहे थे, वो कमाल की थी। 2 तो बहुत ज़्यादा ही मशहूर हुई हैं इनमें से, जिनमें एक तो ये है हम कागज़ नहीं दिखाएँगे, और दूसरी अम, अ, जो जो अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेट हुई और दुनिया के और हिस्सों में भी मशहूर हो गई, वो थी आमिर अज़ीज़ की, जिसमें वो कहते हैं कि सब याद रखा जाएगा, और इस लाइन को बार-बार रिपीट करते हैं, और उनका एक अपना अंदाज़ भी है पढ़ने का। तो ये जो चौंका देने वाला मामला था, इसके बावजूद कि हम में से बहुतों को ये पूरी हिस्ट्री पता थी कि जब भी मूवमेंट खड़े होते हैं तो उसके साथ शायर भी खड़ा होता है, उसके साथ म्यूज़िशियंस भी खड़े होते हैं, उसके साथ फ़िल्म मेकर्स भी खड़े होते हैं, कहानीकार भी खड़े होते हैं। वो भी खड़े होते हैं जो उस वक़्त नारे लिखते हैं, वो भी खड़े होते हैं जो उस वक़्त पोस्टर बनाते हैं, और ये बंद नहीं रह सकते। ये शायर हो, गायक हो, कहानीकार हो, ये प्रोटेस्ट से दूर रह ही नहीं सकता। तो हमें सारे पुराने लोग, सारे नए लोग इस वक़्त दिखाई देते हैं, जो प्रोटेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं। इस बीच में हमें ये दिखाई देता है, और आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ़ याद दिला सकता हूँ इस बात को, कि हबीब जालिब हमारे मुल्क में ज़िंदा हो जाते हैं। वो थ्रू एंड थ्रू पाकिस्तान के शायर हैं। फैज़ अहमद फैज़ इस प्रोटेस्ट में ज़िंदा हो जाते हैं, और उनके साथ सत्ताधारी लोग वही करते हैं जो पाकिस्तान में किया गया। उनकी वो नज़्म जो पाकिस्तान में बैन थी, जो छपने से इनकार हुआ जिस नज़्म का, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है, वो नज़्म हिंदुस्तान में भी अंडर अटैक थी। रूढ़िवादी फ़ैशिस्टों की तरफ से इस नज़्म के ऊपर उसी तरह का हमला आया, जैसा वहाँ मुल्लाओं ने किया था, जैसा वहाँ फ़ैशिस्ट मुल्लाओं ने और सरकार ने किया था, वैसा ही हमको यहाँ हमला होता हुआ दिखाई देता है। ये फैज़ की बड़ाई है कि वो दोनों मुल्कों में एक तरह ही बदनाम होते हैं। अ, हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, दुशनाम तो नहीं है ये, इकराम ही तो है। फैज़ कह रहे हैं कि अगर चाह का इल्ज़ाम लगा है, तो ये कोई गाली नहीं है, दुशनाम गाली को कहते हैं, दुशनाम तो नहीं है ये, इकराम, ये तो इज़्ज़त की बात है। तो फैज़ को दोनों मुल्कों में इज़्ज़त मिलती है, पाकिस्तान में भी इज़्ज़त मिलती है और हमारे देश में भी इज़्ज़त मिलती है, उनकी तरफ से, जो जानते हैं कि पोएट्री के अंदर जो ताकत होती है लोगों के दिलों को गरमाने की, उनकी सोच को बदलने की, उसके खिलाफ हमला करना ज़रूरी हो जाता है फ़ैशिस्टों के लिए। हबीब जालिब अ, की अ, नज़्में लगातार गाई जाती हैं इस प्रोटेस्ट के बीच में, और ये प्रोटेस्ट जो है वो साहिल लुधियानवी को अ, एक एक नज़्म है, मतलब साहिल लुधियानवी की जो म्यूटनी हुई थी उसके ऊपर थी वो नज़्म। और साहिर ने शायद बहुत गुस्से में लिखी है, शायद कि शायद लुधियानवी की ज़्यादातर शायरी गुस्से में लिखी हुई शायरी मानता हूँ मैं। तो वो लिखते हैं कि ए रहबरे मुल्को कौम ज़रा आँखें तो उठा, नज़रें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन लड़ा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते, वगैरह-वगैरह। ये हम ठान चुके हैं अब जी में इस हर ज़ालिम से टकराएँगे, तुम समझौते की आस रखो,
हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर मंजिल आज़ादी की कसम हर मंजिल पर दोहराएंगे। ये नज्म जो जहाजियों की बगावत के ऊपर लिखी गई है, वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाती है। दूसरी नज्म पितरस लुमम्बा वाली जो उन्होंने लिखी, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या काफिर कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदात पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है टपकेगा। ये प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाती है, जिंदा हो जाती है। ये है पावर पोएट्री की। और मेरा मानना ये है कि हमको फख्र होना चाहिए कि हमारे शायरों ने, हमारे कवियों ने, हमारे पोइट्स ने, हमारे राइटर्स ने, हमारे कलाकारों ने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो इस वक्त पूरी की। वो प्रोटेस्ट करने वालों के साथ खड़े रहे, उनको प्रोत्साहित करते रहे, उनके दिलों को गरमाते रहे, उनके जहनों को ये बताते रहे कि तुम सही मुकाम पर खड़े हो, ये वक्त है प्रोटेस्ट करने का, और जो कुछ देश में हो रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सन 1857 की लड़ाई हार गए थे, याद रहे, लेकिन उसने बीज डाल दिए थे आजादी के। हो सकता है कि एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई हम हार जाएं, पर बीज पड़ चुके हैं उस प्रोटेस्ट के जो कह रहा है कि हमको इस मुल्क के अंदर फांसीवाद मंजूर नहीं है। और ऐसे में जब कोरोना वायरस का कहर बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, तो उसका फायदा उठा करके बहुत सारे लोगों को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। और ऐसे में एक लड़की जो बेहद हिम्मत के साथ उठी थी इस पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए, सफूरा जरगार, उसके बारे में लगातार पोएम्स लिखी गई। एक पोएम जो अंशु मालविया की बेहद खूबसूरत पोएम है, उसकी कुछ लाइनें सुन लीजिए। पूरी पोएम थोड़ी लंबी है, तो मैंने कुछ खास लाइनें चुनी हैं। सफूरा जरगार के लिए, उसकी बेटी के लिए जो पेट में है, उसके बारे में लिख रहे हैं, उसकी नज़र से लिख रहे हैं ये पोएम। सब कुछ ठीक है अम्मा, सलाखों की छाया तुम्हारे पेट पर देखी है मैंने, और सुनी है तुम्हारे दिल की थरथराहट कोक के पानी में। फिर बहुत सारी लाइनें हैं। उसके बाद कहते हैं, अपनी इन आंखों से जो अभी नहीं खुली मैंने दुनिया देखी, अपने इन कानों से जो कुछ नहीं सुनते मैंने गीत सुने, अपनी इस जबान से जो अभी नहीं चली मेरे पास कुछ जवाब है। मेरे बाप का नाम पूछें तो कहना वतन, मेरा वतन पूछें तो मुट्ठी भर जेल की माटी देना, मेरा धर्म पूछें तो कहना वही जो मादरे हिंद का है, और जो पूछें कौन है तुम्हारे पेट में तो कहना आजादी का एक नन्हा नगमा पलता है। बंदी माएं आजाद नहीं होती, जन्मती हैं। बंदी माएं आजाद नहीं होती, जन्मती हैं। बंदी बेटियां जन्मती नहीं, आजाद होती हैं। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट से आगे जाने वाली कविताएं, ये आंखों में आंसू ला देने वाली कविताएं, ये हमारे दिलो दिमाग को छूने और झिंझोड़ने वाली कविताएं याद रखी जाएंगी। हम और आगे आने वाली नस्लें ये गवाही देंगी कि हिंदुस्तान के अंदर कवि, लेखक, शायर, फिल्मकार, गुलूकार, गाने वाले, म्यूजिक वाले सो नहीं रहे। जब इस देश की संस्कृति,
इस देश की अस्मिता, इस देश की जो फूलों के गुलदस्ते जैसी शक्ल है, उसको पैरों से रौंदा जा रहा था। उसको पैरों से रौंदने की कोशिश की जा रही थी। तो निमोलर की जो नज्म है, पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए और आखिर में वो कहते हैं कि जब वो मेरे लिए आए तो कोई नहीं बचा था। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। या बरतोल्ट ब्रेख्त, जो रेजिस्टेंस और रेवोल्यूशनरी शायरी का बहुत बड़ा चमकता हुआ तारा है, वो जब कहता है कि नहीं कहेंगे कि वक्त बुरा था, पूछेंगे तुम्हारे फनकार क्यों खामोश थे, तो हम फख्र से कहेंगे, हमारी अगली नस्लें फख्र से कहेंगी कि हमारे फनकार खामोश नहीं थे। आज यहीं तक। साथ रहने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। बहुत सारे दोस्त इस बीच में जुड़े। मैं सबको तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि दो परेशानियां हैं। एक तो जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, और दूसरी परेशानी ये है कि मेरा हाथ देवनागरी पढ़ने में थोड़ा-सा तंग है, इसलिए मुझे वक़्त लगता है। मैं सारे दोस्तों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस बीच में, और समकालीन जनमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया दोस्तों से बातचीत का। हालाँकि ये एक तरफ़ा रहा, लेकिन मैं जो राइट पे कमेंट्स आ रहे हैं उनका एक-एक करके जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये बातचीत चलती रहनी चाहिए, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले। गुड बाय, नमस्कार।